Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back on this beautiful platform of JK Bass Foundation classes. तो मेरा बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको ये बात भी आज समझनी है कि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर्स में दिखाए गए हैं, इंशाल्लाह हम जल्दी मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट बेसिस हैं। ठीक है, वो सारे टेक्सचुअल नहीं है, उनमें से कोई एक टेक्सचुअल है, बाकी सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, कॉन्सेप्ट्स पर नज़र रखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इंशाल्लाह रहमान आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह रहमान से कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बेटा, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है, यानी अगर किसी एक इंसान पर क्राइम यानी ऑफेंस का क्या लगता है, उस पर इल्ज़ाम लगता है, उस पर डाउट है कि इसने किया, तो उसके साथ कैसे हम डील करते हैं, क्या कुछ उसके साथ प्रोसेस होता है, उसी को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये सारा काम एक प्रोसेस, एक मैकेनिज्म हमारे सिस्टम में चलता है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। ठीक, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रैक्टिस है, कहाँ? इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द सिस्टम of practice and institution of government directed at upholding social control। याद रखिएगा, गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस किस चीज़ को अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, उनका एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है, सारा कुछ सारी चीज़ों पर नज़र गुजर रखते हैं। तो अगर कोई क्राइम करता है, ठीक, कोई ऑफेंस, किसी पर इल्ज़ाम है कि भाई इसने ये गलती की या इसने ये कमिट किया, ऑफेंस को उसने गलती की, क्राइम किया, उस पर चार्ज लगा, सैंक्शन, उस तो फिर क्या होगा? फिर या क्राइम किसे कहते हैं? जब कोई बंदा लॉ को वायलेट करेगा, जब वो बनाए गए कानून के सिस्टम के खिलाफ जाएगा, बनाए गए कानूनों के खिलाफ जाएगा। ठीक है, बनाए गए कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? समाज के लिए। जब वो लॉज को प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, ठीक, किसी पर बेटा खुदा न खास्ता हमला करता है, कमिटिंग द मर्डर और समथिंग एल्स, या चोरी करता है, ठीक, तो उस या स्टेट सिक्योरिटी को उससे कोई खतरा है, तो वो कहलाता है क्रिमिनल, जो क्राइम कमिट करता है। अब वहां पर वो कहता है जी नहीं मैंने नहीं किया, तो वो क्या करेगा? उसे सबसे पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में केस चलेगा। अब यहाँ पर ये क्रिमिनल को पूरा क्रिमिनल और जस्टिस का मतलब इंसाफ। एक क्राइम, एक होता है क्राइम यानी मुल्जिम, इल्ज़ाम तराशी, इल्ज़ाम, मुल्जिम और इंसाफ, इन्हीं चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पूरा सिस्टम, ये पूरा मैकेनिज्म कि कैसे एक क्रिमिनल और कैसे एक इंसाफ का जो ये तराजू है ना, ये कैसे सिस्टम हमारा चलता है, उसी पर थोड़ा समझने की कोशिश होगी। ठीक है, विद क्रिमिनल पेनल्टीज। यहाँ पर जैसे कि मेरा चैप्टर में कहा गया, क्रिमिनल जस्टिस इज द सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसेस। ये सिस्टम है किसका? प्रैक्टिसेस, बहुत सारे काम, एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। और बेटा उसमें कौन है? प्रैक्टिसेस, और इसमें इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है, पुलिस एक इंस्टीट्यूशन है। हाँ, वो सारे मिलकर बेटा क्या करते हैं? क्राइम को कम करना या सही तरीके से देखना कि कहीं कोई गलत या कोई मासूम तो नहीं फंस रहा है, उन सब चीज़ों पर अपना क्या करता है? अब एक अकॉर्डिंग टू लॉ वो काम करते हैं। या बेटा उसे कहा गया और सैंक्शनिंग दोज हु वायलेट लॉ, और जिन्होंने वायलेट लॉ को किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, एफर्ट्स किए जाते हैं रिहैबिलिटेशन के। फिर कहा जाता है देयर आर 4 पीपल हु प्ले रोल। अब ये सारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, इसमें 4 इंपॉर्टेंट लोग हैं। आप इस स्टोरी को बेटा जब आप अपना CBS, जब आप अपना बुक खोलोगे ना, तो उस बुक में क्या है, उस बुक में मेरा बेटा क्या है, वहां पर पूरी एक स्टोरी पहले दी गई। NCERT की खूबसूरती यही है कि NCERT डिस्कस करती है स्टोरीज के जरिए, वो एक थीम, एक कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश करती है। वहां पर
एक काम का डोमेस्टिक वर्कर की स्टोरी लिखी गई है जिस पर शक होता है कि इसने चोरी की है। उसके बैग से, बेचारी के ट्रंक से पैसे 10,000 रुपये निकलते हैं। फिर उसको कैसे बेचारी को और घर वाले उसको पुलिस के ज़रिए पकड़वाते हैं। फिर पुलिस कार्रवाई चलती है। फिर वो लास्ट पर क्या होती है, लास्ट पर बरी होती है। लास्ट पर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम, बिल्कुल वो मासूम डिक्लेयर होती है। मगर वो पूरा उसमें पुलिस का रोल, पुलिस ने सही से रोल अदा किया, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारा क्रिमिनल और जस्टिस का सारा सिस्टम हमें देखना होगा कि 4 लोग इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। कौन? उन्हीं 4 लोगों पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। एक पुलिस का, दूसरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, हाँ इस्तिगासा करने वाला, जो सरकार ने क्या किया होगा क्रिमिनल कोड प्रोसीजर के अंडर बेटा इनको अपॉइंट किया होता है, ये गवर्नमेंट की तरफ से वकालत करता है, डिफेंस लॉयर, और बेटा द जज, और फिर जज। जरा देखिए 4 लोग, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर और जज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ क्राइम हैज टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर कोई फर्द जिस पर चार्ज हुआ हो कि उसने क्राइम किया है, उसने गलती की है, उसने वायलेट लॉ को किया है, उसको मौका दिया जाता है कि वो एक पेशियों के जरिए, वो कानून के जरिए, कानून के सामने, वो कोर्ट के सामने खुद को मासूम करार दे सकता है, खुद को क्या कर सकता है, खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है। उसे एक फेयर ट्रायल के मैकेनिज्म के जरिए, एक प्रोसेस के जरिए ये मौका मिलता है, यानी उसने ये वायलेशन नहीं की है। ठीक है, चले आगे। तो चलिए बेटा, यही पहला है कॉन्सेप्ट कि क्रिमिनल जस्टिस को जब हम समझने की कोशिश करेंगे तो चले आगे। फिर कहा गया कि अब ये सबसे पहला काम जो हमने पहला रोल बात की बेटा, पहले रोल की, तो सबसे पहला रोल किसका? इन्वेस्टिगेशन का। किसका? पुलिस का। पुलिस एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, पुलिस लॉ को कंट्रोल कर, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर को बेटा क्या करती है? बैलेंस करती है। हाँ, अब जरा देखेंगे एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो इन्वेस्टिगेट कोई भी कंप्लेंट बेटा, ठीक है, जब इनके पास आती है कमीशन की किसी ने क्राइम किया है, उसको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? अब खाली एक तो ये इन्वेस्टिगेशन, दूसरा रिकॉर्ड और स्टेटमेंट, विटनेसेस कलेक्ट करना, एविडेंसेस को कलेक्ट करना, ये पुलिस का काम है। तीसरा, अगर पुलिस, इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट टू बी टू द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, देन दे फाइल चार्जशीट। अगर बेटा फिर वो क्या करेंगे? चार्जशीट, यानी जिस एक शीट पर जो एक कागज यानी इसने क्या क्या किया है, इसने कौन कौन सा क्राइम किया है, क्या क्या मसले पेश आए हैं, इसके जरिए कौन कौन सा लॉ वायलेट हुआ है, उसे चार्जशीट कहते हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पेपर होता है जो कोर्ट के सामने जाता है कि इस पर कौन कौन से क्या लगे हैं, इल्जामात लगे हैं। वो काम वो किसका है? वो पुलिस का है। फिर डिसाइड जज करता है। अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट इज डिसाइडेड बाय जज एंड नॉट द पुलिस। पुलिस का कोई रोल नहीं है कि ये डिक्लेयर करेंगे कि इस बंदे ने गलत किया है या इस बंदे ने वायलेट किया है, ये इनोसेंट है कि जुर्म याफ्ता है, ये कौन तय करेगा? ये पुलिस का काम नहीं है। अ पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट इज डिसाइडेड बाय द जज और नॉट द पीपल एंड नॉट द पीपल। लोग, पुलिस डिसाइड नहीं करेगा। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन का है, चार्जशीट का है, बाकी एविडेंसेस का है। पुलिस का काम ये नहीं कि वो बताएगा कि भाई इसने किया है, यह गुनाहगार है। इवन पुलिस के सामने की गई, याद रखिएगा, पुलिस के सामने अगर ये एविडेंसेस को क्या करता है, अगर ये कहता है कि हाँ मैंने जुर्म किया है, पुलिस वो कल बेटा कौन नहीं मानेगा? वो जो कबूल है, वो जो कॉन्फेस ये करता है ना, उसे कल नहीं माना जाएगा, कोर्ट उसे नहीं मानता है। पुलिस के सामने अगर आपने इकबाल जुर्म किया है तो कोर्ट के सामने वो सबूत नहीं है, कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने जो एक्सेप्ट करेगा, हाँ खुदा ना करे कि ये क्राइम किसी ने एक्सेप्ट किया, वो बंदा कहेगा कि हाँ किया है, ठीक है, तो फिर वो बेटा सही से क्या होगा? वो एक प्रूफ है, न कि ये प्रूफ है कि पुलिस, क्योंकि पुलिस के सामने अकॉर्डिंग टू लॉ ये भी कर सकता है मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए, टॉर्चर वगैरह के लिए, ठीक है, या इस पर आने वाले मसलों को निपटाने के लिए, या दबाव में आकर ये चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है, जो इसीलिए कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। It is important before court he should accept. अगर वो नहीं करता है then he is innocent. तो इसीलिए कहा गया कि पुलिस का काम नहीं है, जज का काम है। everyone is subject to law. Everyone is subject to law.
ऑफ लैंड, जो भी एक पर्टिकुलर एरिया का लॉ होगा उसके हिसाब से हाँ वहां पर उस पर कार्रवाई होगी। देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज हैव टू बी कंडक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड विद फुल रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। हमेशा एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, कानून के हिसाब से होती है और ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रेस्पेक्ट यानी इंसानी हुकूक की पामाली नहीं, इंसानी हुकूकों को मद्देनजर रखकर होती है। ठीक है, आप इसीलिए बेटा देखिए एक मशहूर फिल्म आई थी जो बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, जय भीम, पिछली बार बेटा रिलीज हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। इस कॉन्सेप्ट में कास्ट सिस्टम को, पूरा सिस्टम कैसे कभी कभार गलत एक काम करता है, सिस्टम मिलकर किसी को गुनाहगार या बेगुनाह, सब खराब भी नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी सिस्टम में, तभी सिस्टम चल रहा है। ठीक है, उस चीज को दिखाता है पूरी तरीके से, सिस्टम कैसे चलता है। जय भीम बहुत अच्छी फिल्म है, एक साउथ इंडियन फिल्म है। अगर किसी को ये पूरा क्रिमिनल सिस्टम देखना है बेटा तो उसमें एक प्रोसेस मैकेनिज्म दिखाया गया है। ठीक है, चलिए तो फिर क्या कहा गया, आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम देखते हैं कि जब भी कोई लॉ, जब भी कोई ऐसा काम होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होती है, ह्यूमन राइट्स को मद्देनजर रखा जाता है कि कहीं पर लॉ या कहीं पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो इन्वेस्टिगेशन करते करते। ठीक है, पुलिस को यह भी मद्देनजर रखना होता है। तो आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें हक देता है, क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन टू फॉलोइंग फंड, कुछ फंडामेंटल उसूल उस बंदे को भी दिए गए हैं, यानी यहां पर प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस शख्स को भी दी है कि अगर कोई शख्स बेटा गिरफ्तार होता है तो चलिए देखते हैं क्या क्या मसले हैं वो। सबसे पहला, राइट टू बी इंफॉर्म्ड एट द टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको जानने का हक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको जानने का ये हक है, ये सबको जानने का हक है कि क्या क्या दिए गए हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है जरा देखते हैं। बेसिकली ये सारा चैप्टर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कहते हैं कि बेटा एक ये जैसे बटर, ठीक है, इट इज अ बटर दिस पोर्शन, क्या, राइट टू बी इंफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जब किसी एक शख्स को अरेस्ट किया जाए तो उसे इन्फॉर्म किया जाए कि उसे किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, उसको हक, उसका हक, एक शख्स का हक बनता है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए उसे इन्फॉर्म किया जाए कि उसे किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है। नंबर 2, राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, याद रखिएगा, उसे इल ट्रीट न किया जाए, उसके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, उसे टॉर्चर न किया जाए कस्टडी में रखने के टाइम पर या अरेस्ट के टाइम पर, उसके साथ मारपीट ना हो, उसके साथ गाली गलौज ना हो, उसके साथ ये जिसे कहते हैं कि इन ह्यूमन प्रैक्टिस, बिल्कुल बेटा इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, उसके साथ वो व्यवहार नहीं होना चाहिए जो एक जानवर के साथ होता है। ठीक, तीसरी बात, ठीक है, कॉन्फेशन मेड इन द पुलिस कस्टडी, मैंने पहले कहा जो वो जुर्म कबूल कर रहा है पुलिस के सामने, शायद खुद को बचाने के लिए कर रहा है, जो उसके साथ मारपीट हो रही है, जो उसके साथ टॉर्चर हो रहा है। हाँ, गोंतानामो जेल आपने सुनी होगी, दुनिया की बुक्स कहती है, हम नहीं कहते, 9th चैप्टर क्लास बेटा क्लास 9th की जो पॉलिटिकल साइंस है वो निकालिए, वो कहती है कि गोंतानामो जेल दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारा क्या हो रहा है, वहां पर बहुत नाइंसाफी होती है। ठीक है, वहां पर जो प्रिजनर्स है उनके साथ ज्यादती होती है, हम नहीं कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ठीक है, यानी लॉ ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी चीजें डिक्लेयर की है, आप नहीं कर सकते ऐसा, आपको हक नहीं है। ये जगह है सुधारने के लिए है, न कि किसी को क्रिमिनल बनाने के लिए। तो इसीलिए कहा गया सिस्टम सुधारने के लिए, सिस्टम बिगाड़ने के लिए नहीं होता है, यही चीज बता रहा है। कस्टडी, पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, आप पुलिस कस्टडी में किसी से जुर्म इकबाल मतलब कर रहे हो, हाँ भाई मैंने किया ऐसा, ठीक है, मगर उसने किया नहीं है तो ये नहीं, ये जो आपने सबूत इकट्ठा किया ना, ये कोर्ट नहीं मानेगा। क्यों? उसने जान बचाने के लिए, खुद पर हो रहे जो उस पर मजालिम थे उनको रोकने के लिए ये कहा है। ठीक, अ बॉय अंडर 15 इयर्स ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, खाली आप सवाल के लिए उसे बुला सकते हो कुछ देर, बाकी आप उसको घर उसी वक्त रवाना करना है। 15 साल तक का लड़का चाहे, ठीक है, या कोई औरत, आप उसे पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते। हाँ,
कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन, खाली और खाली कुछ सवालात और उनके जवाबात, बाकी आप उसके साथ मजालिम, उसको कस्टडी में नहीं रख सकते, उस पर आप उस पर जिसे कहते हैं ना बेटा थर्ड डिग्री यूज नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेटा किसने कहा है? ये आर्टिकल 22 आपको हक देता है, हम नहीं हक देते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हक दे रहा है। पढ़ना कोई चाहे तो बेटा आर्टिकल 22 पढ़ सकता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स है ये, फंडामेंटल राइट्स। चलिए आगे बेटा। नाउ फर्स्ट, अब बात है सबसे पहले जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो सबसे पहले शिकायत दर्ज होगी। शिकायत क्यों दर्ज होगी? शिकायत दर्ज होगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी खोज करने के लिए, क्या मसला है, तो उसे कहा गया FIR। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज FIR? FIR इज अ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टिगेशन बेटा, क्राइम की हर एक इन्वेस्टिगेशन कहां से स्टार्ट होती है? रजिस्ट्रेशन से। तो FIR क्या है? रजिस्ट्रेशन है। हाँ, क्या द लॉ स्टेट दैट इट इज कंपल्सरी, जो एक ऑफिसर जो इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का, वो रजिस्टर करेगा एक FIR को, ठीक है, जो बंदा उसे इंफॉर्मेशन दे रहा है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी जो जुर्म हुआ है, ठीक है, जुर्म कैसा हुआ है, क्या हुआ है, उस पर जो दलील होगी वो इसमें मेंशन होगी, वो बेटा इस FIR में मेंशन होगा, ठीक है। FIR बेसिकली रजिस्ट्रेशन है, हाँ, वो रजिस्ट्रेशन है, क्राइम की रजिस्ट्रेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए। FIR यूजुअली कंसिस्ट्स ऑफ, FIR में डेट, टाइम, प्लेस और ऑफेंस। रिमेंबर ऑल ऑफ यू, रिमेंबर ऑल ऑफ यू, जो भी कोई सुन रहा है बेटा इस चीज को याद रखिएगा। FIR में ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, डेट का होना, टाइम का होना। डेट नहीं है ना तो याद रखिएगा बेटा ये मशकूक है, हाँ, इसमें डाउट है। जगह का नहीं लिखा, टाइम नहीं लिखा गया, ये मशकूक है। प्लेस मेंशन नहीं है, ये मशकूक है। हाँ, ऑफेंस नहीं लिखा गया, ये मशकूक है। ये कुछ फिर अलग हो सकता है, ठीक है, किसी को फंसाने के लिए भी सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, डिटेल ऑफ ऑफेंस, कैसा जुर्म किया गया है, क्या मसला है, कहां पर, किससे, किस हथियार क्या था, क्या क्या टाइम क्या था, वो सारा। इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, ठीक है, कैसे हुआ उस सबका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इट ऑल्सो स्टेटस, रिमेंबर इट ऑल्सो स्टेटस, इट ऑल्सो स्टेटस, व्हाट इट स्टेटस, ये क्या कहता है? दैट नेम्स एंड एड्रेस ऑफ कंप्लेंट, जिसने कंप्लेंट दी है उसका नाम और उसका एड्रेस। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट, जो कंप्लेंट करने वाला उसका नाम और एड्रेस ये भी साथ होना जरूरी है। कंप्लेंट हैव गॉट द लीगल राइट टू कीप फ्री कॉपी, और उसे एक कॉपी मिलेगी, कॉपी मिलेगी, कॉपी मिलेगी, किस चीज की? FIR की कॉपी मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस, पुलिस उसको देगा कि आप अपने पास रिकॉर्ड रखिए, ठीक है। चले आगे, इसी का बेटा अब यहां पर मसला है, हो गया FIR का भी कॉन्सेप्ट, क्या था FIR। हाँ, अब जरा आगे चलेंगे क्योंकि बार बार कहते हैं कि उसने FIR लॉन्च की, उसने FIR लॉन्च की, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं। अब बात आई है एक और तीसरे रोल की, ठीक है, वो कौन है बेटा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? हु इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर? हमने यहां पर कोशिश की है इसे समझाने की एक सिंपल तरीके से। ये क्या होता है बेटा? एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड होता है, मानो ये सरकार की तरफ से वकील हो, सरकार की तरफ से काम करने वाला होता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बेटा, ये अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें बेटा इसका अपॉइंटमेंट हुआ होता है। हाँ, याद रखिएगा, हम ऐसे भी कह सकते हैं लॉयर हु वर्क्स फॉर स्टेट, इस्तिगासा करने वाला, बहस करने वाला, ठीक है, उसे हम बेटा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं लॉ ऑफिसर हु कंडक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिहाफ ऑफ स्टेट और इन द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील जो काम करेगा, यानी जैसे पुलिस ने किसी मुजरिम को पकड़ा, अब इस मुजरिम को कोर्ट में पेश करना है, इसके सबूत वगैरह ये पेश करने या आगे ले जाने, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, सरकारी वकील जिसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? कैरिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए पर्सन, किसी इंसान के खिलाफ जो भी जुर्म, जो भी कुछ इल्जामात लगे हैं, उस इल्जाम को प्रूव करने के लिए इस प्रोसीडिंग को, जैसे यहाँ पर एविडेंसेस के साथ एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस, अब यहाँ पर उतना लंबा मैं नहीं जा सकता आगे, ठीक है। एग्जामिनेशन जो होगा, ठीक है, जिसे हम बेटा फॉर एग्जांपल क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन याद रखिएगा, एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस
यानी जो सबूत है उन पर बात होगी, क्योंकि आगे डिफेंस वकील भी आएगा ना, जो इस किस्से को डिफेंड करेगा, ठीक है, जिस पर इल्ज़ाम लगा है वो अपनी तरफ से एक वकील आएगा जिसे डिफेंस लॉयर का नाम दिया जाता है। हाँ, डिफेंडिंग एक लॉयर आएगा, एक वकील साहब आएंगे, दो वकील साहब होते हैं, एक सरकार की तरफ से अगर कोई क्राइम करता है तो पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वो होता है, एक बेटा डिफेंडिंग होगा, हर किसी में नहीं, अगर दो लोगों के दरमियान मसला होगा ज़मीन पर तो वहाँ पर दोनों के पास प्राइवेट वकील होते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट के साथ होगा वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील, यानी सरकार ने भी अपनी तरफ से वकील रखे होते हैं। जो भी कोई ऐसा करेगा, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी रीजन, किसी ने हमला कर दिया गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर पर, तब गवर्नमेंट सरकारी वकील उस बंदे के खिलाफ लड़ेगा, ठीक है। उज्जवल निगम आपको याद होगा, जो एक कश्मीर के एक बड़े मशहूर केस में बेटा आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे सरकारी वकील हैं बेटा जो अभी काम करें, जो गवर्नमेंट की तरफ से काम करते, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस, ठीक है, एविडेंसेस का मतलब जो सबूत है उनको एग्जामिन करना कि ये सही है, गलत है, किस लेवल तक ये सही है, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सारे क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, या वहाँ पर बेटा क्या होगा, डिबेट होगा, आपस में ये बेटा बहस होगी, हाँ, ये बहस अलग अलग मसलों पर होती है, तो वो उसे कहते हैं लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है, एक इंसान के खिलाफ। वो सारा कॉन्सेप्ट क्या है, इस पब्लिक प्रोसिक्यूशन और पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब रोल क्या है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का? पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेटा रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, ये गवर्नमेंट के मफाद में हमेशा बात करेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से चुना हुआ होता है, लोगों की तरफ से चुना, इसे लोग नहीं चुनते, इसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगन वंस पुलिस, जब पुलिस ने, कब इसका रोल स्टार्ट होता है, जब पुलिस ने अपना एक तो चार्जशीट फाइल किया कोर्ट में और इन्वेस्टिगेशन खत्म की, तब जाके पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब इस एक मुजरिम को कोर्ट में पेश करेंगे तो कोर्ट में सरकारी वकील पेश करेगा। ही मस्ट, यानी पुलिस की तरफ से, ही मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसिक्यूशन यानी लीगल कार्रवाई को चलाएगा। ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इम्पार्शियली एंड प्रेजेंट द फुल मटेरियल फैक्ट, किसी दबाव के बगैर, किसी क्या कहते हैं बेटा, बायस के बगैर, ठीक है, किसी की मदद या किसी की तरफदारी किए बगैर ये फैक्ट्स पर, मटेरियल फैक्ट्स पर, विटनेसेस पर, एविडेंसेस पर बात करेगा कोर्ट में, कभी भी ये बायस या इम्पार्शियल मसले पर बात नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पर रोल ऑफ जज का रोल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ जज पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जज सारा कुछ बेटा सुनता है, जो भी बहस होगी डिफेंस लॉयर और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहेगा, वो एविडेंसेस पर बात कर, एविडेंसेस को देखता है, ठीक है, वो बहस पे नहीं जाता है, एविडेंसेस को देखता है। प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस लॉयर जो होगा, जो इस मसले को, एक तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दूसरी तरफ से डिफेंस लॉयर, दो लोग होते हैं जो आपस में बहस करते हैं, ठीक है, एक बंदे की तरफ से, एक गवर्नमेंट की तरफ से, एक इस बंदे की तरफ से। फॉर एग्जांपल एक्स ने क्राइम किया, ठीक है, इस पर इल्ज़ाम लगा कि इसने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया। अब एक्स के यहाँ पर एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को क्रिमिनल दिखाने के लिए गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील होगा, ठीक है। पुलिस जिसको सारे सबूत पेश करेगा, पुलिस याद रखिएगा, पुलिस किसको सारे फैक्ट्स देगा, इस गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट लॉयर को, ठीक है, यानी जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहता है। अब इस एक्स की तरफ से इसके फैमिली मेंबर्स आएंगे, ये कहेंगे नहीं भाई इसने ऐसा नहीं किया, तो वो एक लॉयर को लाएंगे, ठीक है, वो प्राइवेट होगा, ठीक है, उसे फंड कौन दे रहा है, उसे तनख्वाह कौन दे रहा है, ये फैमिली दे रही है, तो इस लॉयर को डिफेंस लॉयर भी कहा जाता है। ये क्लियर इंशाल्लाह यहाँ से हो जाएगा, डिफेंस लॉयर कहा जाता है। और ये डिफेंस लॉयर क्या करेगा, ये इन सबूतों को गलत दिखाने की कोशिश करेगा, ये इन सबूतों के अपोजिट बात करेगा। अगर इसके पास वो सारी कैपेबिलिटी है, वो सही बात है, तो उसी हिसाब से वकील भी गलत को सही और सही को गलत हम नहीं कहेंगे, वकील
एविडेंसेस की बुनियाद पर और सही काम, वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वकील अकॉर्डिंग टू लॉ काम करते हैं। चलिए तो चलिए बेटा, द जज डिसाइड, जज बेटा डिसाइड करता है कि क्या ये एक्यूज्ड पर्सन, क्या ये गिल्टी है जिस पर इल्जाम लगा है, या ये इनोसेंट है। किस बेस पर बेटा? एविडेंसेस की बेस पर। ठीक है, बेस ऑफ एविडेंस किसके हिसाब से? लॉ के हिसाब से एविडेंसेस होने चाहिए। ऐसा नहीं, ये इलीगल नहीं चलेगा, लॉ के हिसाब से आप कुछ भी सबूत लाओगे वो नहीं चलेगा, जो लॉ कहेगा हाँ ये सही है। इफ द एक्यूज्ड कन्विक्टेड, अगर ये कन्विक्ट हुआ, इसने इकबाल जुर्म किया, द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस, फिर जज क्या बोलेगा? सजा बोलेगा। ठीक है, विच कैन बी सेंडिंग द पर्सन, या तो जेल या तो इस पर एक हैवी फाइन, या तो दोनों लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लॉ प्रिस्क्राइब। जो कानून कहता है कि इस पर कैपिटल पनिशमेंट भी लगेगी, इस पर हैवी, इस पर बेटा दोनों लगेंगे, या तो इस पर सजा भी लगेगी कि कितने सालों तक इसको अब जेल में बैठना है, और इस पर कितना जुर्माना, कभी कभार दोनों, कभी कभार एक लगता है। ठीक है, लॉ के हिसाब से, उस एक्ट के हिसाब से क्या प्रिस्क्राइब किया गया होगा अगर इसने लॉ वायलेट किया है। चले आगे, नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज फेयर ट्रायल। ये फेयर ट्रायल हम बार बार कह रहे हैं, फेयर ट्रायल क्या होती है? पीशी। ठीक है, एक साफ शिफाफ पीशी, ऐसे भी हम कह सकते हैं बेटा, एक साफ और शिफाफ, साफ शिफाफ पीशियां, साफ शिफाफ जो लीगल सिस्टम है उसको फेयर ट्रायल कहते हैं, साफ शिफाफ निजाम के तहत। इसके मुताबिक बेटा आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है। ये राइट टू लाइफ कहता है, विच स्टेटस, जो कहता है कि अ पर्सन लाइफ और लिबर्टी कैन बी टेकन अवे ओनली बाय फॉलोइंग रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर्स। एक इंसान के लीगल राइट्स, उसके राइट्स, उसकी आज़ादी छीनी जा सकती है। हाँ, इन मसलों पर, वो मसले क्या है इस लीगल प्रोसीजर के तहत। अ फेयर ट्रायल एंश्योर्स दैट आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक फेयर ट्रायल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 क्या है? एवरी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्लास, ठीक है, वो अमीर है गरीब है, इरेस्पेक्टिव, हर कोई शहरी, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्लास का मतलब वो अमीर है गरीब है, कास्ट यानी जात पात क्या है, जेंडर, वो मेल है फीमेल है, मजहब वो हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है, एंड आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड वो किस सोच का है, ठीक है, शुड गेट, उसे एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए व्हेन एक्यूज, जब उस पर क्या लगे, जब उस पर इल्जाम लगे। दैट मीन्स जज कैन नॉट जंप टू द कंक्लूजन, वो पहले दिन नहीं कहेगा इसको भेजो इसको फांसी दे दो, नहीं नहीं नहीं, उसे सबूत देखने हैं, उसे प्रोसीडिंग देखनी, उसे मसला देखना है, और उसे हमेशा इम्पार्शियल रहना, यानी वो कभी भी पहली दूसरी तीसरी सुनवाई में एक एक्स को सुने बगैर वहाँ बेटा वाई को सजा नहीं दे सकता। पुलिस को सुना और कहा कि ये गुनाहगार है, नहीं इसने जुर्म इस पे ऊपर जुर्म सबूत होता है, नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक, दैट इज नॉट जिसे कहते हैं ना एक अच्छी जुडिशरी, उसको नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। देन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, तो किस पर बेटा, हमने अभी कहा फैक्ट्स और एविडेंसेस पर वो काम करता है। द रूल ऑफ लॉ सेज, रूल ऑफ लॉ कहता है दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ कहता है एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। हाँ, लॉ वुड नॉट मेक मच सेंस इफ एवरी सिटीजन वर नॉट गारंटीड, तो फिर लॉ का मतलब ही नहीं रहता ना कि अगर आपने क्या किया, गारंटीड फेयर ट्रायल, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं माना, आपने फेयर ट्रायल नहीं दी, तो बेटा फिर कॉन्स्टिट्यूशन की फेथ, कॉन्स्टिट्यूशन पर जो लोगों को भरोसा है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, फेयर ट्रायल बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी देता है ना। आगे चलेंगे, चलिए व्हाट इज फेयर ट्रायल, यहां पर एक चीज बेटा हमें रह जाती है, ठीक है, लेट वी डिस्कस दैट, दैट इज डिफेंस। रिमेंबर बेटा वो है डिफेंस, वो किसका काम है बेटा, जो हमने अभी पढ़ा था, डिफेंस लॉयर। डिफेंस लॉयर, डिफेंस लॉयर किसकी तरफ से होता है, ठीक है, हमने अभी कहा था बेटा ये डिफेंस लॉयर का कॉन्सेप्ट क्या है। एक हमने कहा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, रिमेंबर एक हमने क्या कहा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दूसरा हमने कहा कि एक क्या होता है, एक डिफेंस लॉयर होता है, डिफेंस लॉयर। इसके लिए आपको केस कौन सा पढ़ना होगा, आपको बेटा जो स्टोरी दी गई है चैप्टर में वो स्टोरी आपको ब्रीफली पढ़नी होगी पहले, ठीक है, वहां पर आपको ये पता चल जाएगा। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके जरिए होता है, गवर्नमेंट के जरिए। हाँ, क्योंकि इल्ज़ाम किसी एक शख्स पर लगा कि इसने गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट या सिक्योर या पब्लिक को खतरा है इससे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स, एक्स फॉर एग्जांपल क्या है, एक्स को हम यहाँ पर मानते हैं कि एक्स इज़ अ क्रिमिनल,
फॉर एग्जाम्पल इनने कहा एक्स क्या है, एक्स ने कमिट किया है, कमिट्स क्राइम। कमिट क्राइम का मतलब क्या होता है, वायलेट्स द लॉ। कमिट का क्राइम मतलब क्या होता है बेटा, इसने क्या किया, वायलेट लॉ, इसने वायलेट किया किसको, लॉ को। अब यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, एविडेंसेस, फैक्ट्स और मटेरियल चीजों को सामने रखेगा, किसके सामने, जज के सामने। अब यहां पर डिफेंस लॉयर क्या करेगा, ये बेटा इन सारी चीजों के अगर इसके हिसाब से, ठीक है, अब ये जो एक्स है यहां से बेटा इसकी फैमिली आ गई, इसके अपने आ गए, और उन्होंने कहा कि हम इस स्टेट के क्लेम को, वी डिड नॉट एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ स्टेट, वी डिड नॉट, हम एक्सेप्ट, वी कैन नॉट, या कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम, हम इस क्लेम को, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम, हम इस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम, कि ये इसने क्या किया कि दैट एक्स हैज वायलेट लॉ, एक्स हैज वायलेट लॉ, ठीक है। अब ये सारा कि इसने वायलेट नहीं किया है, ये कौन कहेगा, ये डिफेंस वकील को प्रूव करना होगा, डिफेंस लॉयर को क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। कैसे, उसे वो खामियां, वो चीज़ें, उसे भी बेटा किस किस चीज़ पर याद रखिएगा, यानी डिफेंस लॉयर हैज़ टू शो इट बाय नंबर 1 एविडेंसेस, क्योंकि हमने पहले कहा एक्सेप्टेबल, लीगली एक्सेप्टेबल, रीजनेबल क्या होनी चाहिए, एविडेंसेस होनी चाहिए। यानी डिफेंस लॉयर किन चीजों पर बात करेगा बेटा, फैक्ट्स पे बात करेगा नंबर 1, नंबर 2 बेटा किस पे बात करेगा, एविडेंसेस की बुनियाद पर, ठीक है। किस पर बेटा बात करेगा, लीगल टर्म्स है, लीगल टर्म्स, ठीक है बेटा, लीगल रेफरेंसेस, रिमेंबर लीगल रेफरेंसेस पे बात करेगा। ये सारा मैकेनिज्म चलता है, याद रखिएगा। और अगर ये भी याद रखिएगा, अगर इस कोर्ट, यहाँ पर हमारे पास पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको इंसाफ नहीं मिला, आप स्टेट कोर्ट जा सकते हो। स्टेट कोर्ट से आपको लगा कि यहाँ पर भी ठीक से कार्रवाई नहीं हुई, या यहाँ से फैसला आया, वो फैसला आपको कबूल नहीं है, आप अपेक्स कोर्ट यानी बेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हो। मगर शर्त है, हाई कोर्ट आपको, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को केस नहीं दे सकती, हाँ कभी कभार खारिज करती है या फैसला बरकरार रखती है हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फैसला नहीं, अपना मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को केस रेफर नहीं करती है, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ से पहले आप, जब तक आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाओगे तब तक आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, याद रखिएगा। ये एक अपना प्रोसीजर है हर जगह। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी फिर बेटा सेशन, फिर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तहसील कोर्ट्स होते हैं। तो ये एक पूरा जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में, जिसके तहत ये क्रिमिनल जस्टिस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है। तो बेटा यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये इसमें हमने कोशिश की इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की, क्योंकि बेटा आजकल जो हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो कॉन्सेप्चुअल आते हैं। यहाँ पर आप डी के बासु गाइडलाइंस याद रखिएगा, रिमेंबर डी के बासु जो गाइडलाइंस दी गई है उनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप आर्टिकल 21 और 22 को भी अच्छे से पढ़ोगे, रोल इन चारों का पढ़ोगे, इतना इस चैप्टर में है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।